आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके मुझे लगता है सारे बच्चे जुड़ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में 50 के दशक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। ठीक है, महालनोबिस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था किस पर आधारित था, वह था महालनोबिस परियोजना, महालनोबिस प्लान मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू होता है, 56 से शुरू होता है और 61 तक यह है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चूंकि पहला जो पंचवर्षीय योजना था हम लोग जानते हैं कि वह कृषि पर आधारित था, है ना, कृषि को महत्वपूर्ण फोकस में रखा गया था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आते आते भारतीय राजनेताओं ने यह महसूस किया कि हमें औद्योगिक रूप से भी मजबूत होना होगा, तभी हम देश को हम एक मजबूत बुनियाद दे पाएंगे, और खास करके ऐसे उद्योग जो भारी उद्योग है जिसमें पूंजी काफी अधिक लगता हो, है ना। तो इसके तहत जो है भारी उद्योग की स्थापना करना, जो खास करके अधिक पूंजी वाले थे उस पर फोकस किया गया। ठीक है, उसमें जो योजना आयोग के जो सदस्य थे पीसी महालनोबिस, उनके द्वारा यह तैयार किया गया था। और यही वजह है कि ये जो था सवाल अगर रहेगा कि भारत में महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो आंसर हम देंगे कि भारी उद्योगों की स्थापना करना, जो खास करके अधिक पूंजी वाला जो उद्योग है उसकी स्थापना करना। ठीक है, जबकि जो पहली पंचवर्षीय योजना था वह किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम आपका अभी ये हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री का, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट खींचता हूँ। फिर अगला है कॉस्मिक किरणों की क्या विशेषता है। कॉस्मिक किरणों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कॉस्मिक किरणों की क्या, ये आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती है, एक आवेशित कण होती है। इसमें जो है धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं गामा रे भी होते हैं। ठीक है, गामा रे फोटोन भी होता है इसमें। तो कॉस्मिक किरणें, फिर से समझ लीजिए कि कॉस्मिक किरणें क्या है, एक आवेशित कण है, एक आवेशित कण है जिसमें कॉस्मिक विकिरण में क्या क्या होता है, धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और गामा रे फोटोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। ये भी सब के सब मैं जो पूछ रहा हूँ सब यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कराने से आपको होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा किस प्रकार से जाता है, और बाकी सब के सब को करा ही रहे, सभी सारे क्वेश्चन को हम लोग करवा ही रहे हैं एक एक करके। तो इसमें ये भी देखिए 56वीं से 59वीं का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2015 में एग्जाम आयोजित किए गए थे। तो इसमें क्या यह सवाल था, अमूमन लोग सोचते हैं कि नहीं ये भी यूरेनियम से ही था, लेकिन नहीं, यह जो था यह प्लूटोनियम का इसमें इस्तेमाल किया गया था। क्या इस्तेमाल किया गया था, प्लूटोनियम 239। इसमें क्या होता है कि हम इसके नाभिक पर हम भारी का उसके बमबारी जब करते, भारी थी से उसको जब ये किया जाता है तो विखंडन होता है और उसमें बहुत सारे ऊर्जा का विमोचन होता है। जब इसके हम न्यूक्लियर पर हम प्रोटॉन से प्रहार करते हैं तो ये टूटता है ना। तो इसमें प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये सारे इसके लिए थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है, जो भविष्य में किया जाएगा, अभी नहीं किया जा रहा। भारत में थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोनाजाइट जो खास करके जो है केरल के तटों पर बहुत अधिक मात्रा में ये मिलता है। तो 1945 में जो नागासाकी में गिराया गया था वह प्लूटोनियम का उसमें इस्तेमाल किया गया था, जबकि हिरोशिमा में जो है वह यूरेनियम 235 का किया गया था। याद रखिएगा, जो 1945 में नागासाकी में गिराया गया वो क्या था, प्लूटोनियम 239। नागासाकी में प्लूटोनियम 239, जबकि हिरोशिमा में जो गिराया गया था वह यूरेनियम
235 था। यहाँ पर परमाणु से जुड़ा हुआ एक दो बात मोटा मोटी समझा देते हैं आप लोग। हालांकि मैंने पिछले एक आध किसी वर्कशॉप में चर्चा किया था। परमाणु बम जो है यह क्या है, यह विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु विखंडन, और जो हम घरों में और वो भी अनियंत्रित विखंडन, यानी परमाणु बम में हम लोग क्या करते हैं, अनियंत्रित विखंडन का इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो हम न्यूक्लियर ऊर्जा परमाणु केंद्र की जो स्थापना करते हैं तो उसमें कंट्रोल्ड वे में विखंडन का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम मंदक और ये उसमें मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे कुछ अवशोषक भी हम इस्तेमाल करते हैं जो एक्स्ट्रा जो उसमें कण और एक्स्ट्रा जो रेडिएशन उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके लिए बोरॉन और कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा नियंत्रक और मंदक। मंदक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट और भारी जल का, डिटुओ का। ठीक है। और नियंत्रक के रूप में हम किस का इस्तेमाल करेंगे, छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन की छड़ और कैडमियम की छड़ का हम इस्तेमाल करते हैं विखंडन में। ठीक है। तो दो तीन बात इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहला तो यह कि नागासाकी में जो बम गिराए गए थे 1945 में, उसमें यूरेनियम प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो हिरोशिमा में गिराया गया था वह यूरेनियम 239 था। ठीक है। जब हम बम गिराते हैं या बम हम फोड़ते हैं परमाणु बम, तो इसमें अनियंत्रित विखंडन होता है। क्या होता है, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड विखंडन होता है। जब हम परमाणु ऊर्जा घर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी विखंडन होता है, लेकिन वह क्या होता है, कंट्रोल्ड विखंडन होता है, यानी कि नियंत्रित विखंडन हम करवाते हैं। तो नियंत्रण के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, पहला मंदक और दूसरा नियंत्रक। मंदक के रूप में, यानी जब ऊर्जा ज्यादा निकलने लगता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसको मंद कर देते हैं, है ना, उसको कम कर देते हैं ताप को, ताकि वह जो कंक्रीट की दीवार है चारों तरफ उसको तोड़ ताड़ के बाहर ना निकल जाए। तो मंदक के रूप में हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट और भारी जल यानी डीटीओ। और जब अधिक रेडिएशन निकलने लगता है उसको हम क्या करते हैं कि छड़ों से उसको नियंत्रित करते हैं। कुछ छड़ उसके लिए यूज किया जाता है, और वह छड़ किस चीज का होता है, बोरॉन का छड़ होता है और कैडमियम का छड़ होता है, वो हम नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो आंसर होगा कार्बन। कार्बन जो है वह सभी प्रकार के यौगिकों में यह मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वह ग्लाइकोजन के रूप में, है ना, यानी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन वास्तव में ग्लूकोज का ही एक मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है। ठीक है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन क्या होता है, वह ग्लूकोज में टूट जाता है। हम स्टेज किसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर में सबसे पहले इस्तेमाल किसका करता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। तो ग्लूकोज जो है उसी का, ग्लाइकोजन वास्तव में ग्लूकोज का ही क्या है, एक मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है। और जब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन टूट करके क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी ग्लूकोज के रूप में, यानी कि क्वेश्चन था यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में वह ऊर्जा वहां पर जमा रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज इसमें सीधे याद कर लेना है, ल्यूवेन हॉक ने किया था, या ल्यूवेन हुक ने इसका इस्तेमाल किया था, जीवाणु का खोज किया था। जबकि जीवाणु को मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक वगैरह, पेनिसिलिन वगैरह, तो इसमें फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का यूज किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है। तो जीवाणु का खोज किसने किया, ल्यूवेन हुक ने किया। जैसे प्रारंभिक जो जीव होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, कवक, प्रोटोजोआ, ये वायरस, प्रोटो ये हो गया शैवाल। ठीक है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण शुरुआती जीव हैं, यानी कि सबसे जो जिसमें वायरस हो गया,
तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर है, वो सीमा पर है। जो उसके बाद फिर जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, फिर होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जिससे कि जो मच्छर वगैरह काटता है आपको, जिससे मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आप पढ़ते हैं अमीबा वगैरह ये सब, तो अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो एक कोषीय या बहुकोषीय भी हो सकता है ये। इसी प्रकार से कवक, फंगस, जैसे कल खुजली वगैरह सब जो हो जाते हैं, या आपके सर में जो रूसी रहता है, ये सब क्या है? कवक है, ठीक है। इसी प्रकार से शैवाल, शैवाल भी एक सबसे पहले जो सबसे छोटे अथी में आता है, शैवाल। और ये सब के सब आप बायोलॉजी में बढ़िया से पढ़ेंगे, उतना डिटेल्स में इसमें बहुत जानता भी नहीं, बायोलॉजी वाले टीचर इसमें ज़्यादा अच्छा से आपको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। सवाल क्या था कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था। यह सिखों के 10वें गुरु थे, है ना। और 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सवाल करता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। और इन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया, यानी कि हर सिख एक सैनिक होगा। यही वजह है कि देखें पांच ककार का उन्होंने दिया था, कंघा, कड़ा, हाथ में कड़ा, कृपान, है ना। इसलिए जहां भी देखिएगा तो सरदार लोग अभी भी क्या करेगा? हाथ में कड़ा पहनता है, कंघा रखता है बाल ये करने के लिए, तो कृपान रखता है, तलवार रखे रहेगा वो हरदम, ठीक है। तो ये दरअसल इन्होंने पूरे पूरे जो सिख समुदाय था उसको एक सैनिक जाति के रूप में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया था। अब सवाल है कि सिख धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु तेग बहादुर थे, और वे गुरु नानक थे। यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, है ना। और गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर यानी 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, और 9वें कौन थे? तेग बहादुर। और इनकी जो हत्या है वह औरंगजेब ने करवा दी थी, तेग बहादुर की हत्या, ठीक है। हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे, और अमृतसर में जो अकाल तख्त की स्थापना है इन्होंने ही की थी। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और साथ में ही अर्जुन देव जो थे वह गुरु ग्रंथ साहिब की भी जो गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका पवित्र ग्रंथ है उसका भी उन्होंने संकलन करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसमें। एक बार फिर से आप रिपीट कर ले ताकि आपको याद हो जाए। गुरु गोविंद सिंह कैवें गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और साथ ही इन्होंने सैनिक यानी कि जो सिख संप्रदाय है उसे एक सैनिक संप्रदाय के रूप में इन्होंने बदल दिया था। इससे जो पहले थे, गुरु गोविंद सिंह से जस्ट पहले थे, वह कौन थे? 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। इसी प्रकार से जो 6ठे गुरु थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अकाल तख्त की उन्होंने स्थापना की थी। और 5वें गुरु भी बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अमृतसर में इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी इससे जुड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसमें पढ़ना, आप उसको एक एक करके देखिएगा। सारे गुरु की जो विशेषता है वो उसमें चर्चा करता है। एक बात इसमें ये भी जान जाइए कि गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की जो परंपरा थी, यानी गुरु की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई थी, और उसके बाद उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का महत्वपूर्ण शिष्य था, वो फिर आगे उसको बढ़ाता है इस संप्रदाय को, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? रुद्रदामन
रुद्रदामन का जो वर्णन है वह मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, यानी जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। यह संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। यहाँ पर ये याद रखना होगा, सवाल करेगा कि संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख, अभिलेख मतलब समझते हैं, अभिलेख मतलब दीवारों पर या विभिन्न चीजों पर क्या किया जाता था कि कुछ चीजें लिख दी जाती थी, है ना, राजा का आदेश हो गया या कोई और प्रकार की चीजें उस पर लिख दी जाती थी। बाद में जाकर के इतिहासकारों ने उसे पढ़ा और उससे हमें इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है ना। जैसे मौर्य काल वगैरह के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमें अभिलेख वगैरह के माध्यम से ही मिलती है। तो अभिलेख जो होते हैं वह कई ताम्रपत्र पर भी लिखे जाते थे, दीवारों पर लिखे जाते थे, चट्टानों पर लिखे जाते थे। ठीक है, तो जूनागढ़ जो अभिलेख था वह रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन उसे मिलता है और यह संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है ना। इसके पूर्व जो भी अभिलेख यहाँ पर मिले थे वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, इस अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने मौर्यकालीन निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ठीक है, रुद्रदामन ने क्या किया था, मौर्य काल में जो गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील था उसका मरम्मत करवाया था, इसने रुद्रदामन ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि काफी कुछ इसमें समझ गए होंगे। रुद्रदामन प्रथम का जो विभिन्न उपलब्धियों का जो वर्णन है किसे मिलता है, एक बार संक्षिप्त तौर पर हम देख लेंगे 2 मिनट में ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। तो यह रुद्रदामन प्रथम का विभिन्न उपलब्धियों का जो वर्णन है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है ना। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, ये संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। इसमें और महत्वपूर्ण क्या है, रुद्रदामन को भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक कहा गया है। और इसमें क्या है, इसी में यह वर्णन मिलता है कि जो मौर्य काल में जो गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील था उसकी मरम्मत करवाई थी इसने, ये रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन कौन था? कलहन एक कवि था, है ना। और कश्मीर के जो प्रसिद्ध यह कवि, इसने राजतरंगिणी की स्थापना किया था, सॉरी राजतरंगिणी नामक किताब लिखा था। ठीक है, कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें कहा जाता है कि कश्मीर का क्रमवार इतिहास मिलता है और कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें सबसे अधिक और प्रमाणिक ढंग से जो जानकारी है वह राजतरंगिणी से ही मिलती है। तरंगिणी मतलब 8 तरंग इसमें है ना, और 8000 श्लोक का इसमें ये किया गया है, यानी 8000 श्लोक और 8 तरंगों में बटे हुए, यानी तरंग मतलब अध्याय 8 तरंग में बटे हुए हैं और 800 श्लोक है। यह संस्कृत में लिखा प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। ठीक है, कलहन ने कहता कि जिस राजतरंगिणी की रचना वो किया था वो लोहार वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक जयसिंह के साथ समाप्त हो जाता है। सवाल ये भी करता है कि राजतरंगिणी का जो इतिहास, राजतरंगिणी में जो इतिहास लिखा गया है कश्मीर का, वह कहाँ तक लिखा गया, किस शासक तक जाके खत्म हो जाता है? तो वह जो जयसिंह शासक, लोहार वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जयसिंह, 1128 से 1155 ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी में था, वहां तक जाकर के यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब उनका निधन। तो उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु सॉरी कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। और जो वहाँ पे कुछ जो मल्ल थे उन लोगों ने, सॉरी मल्ल नहीं था वहाँ पे, नेपाल, अच्छा इनका जो जन्म है वह नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इस बारे में तो काफी कुछ आप लोग पढ़े ही होंगे, इसमें विशेष कुछ है नहीं। महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का लेकर के आप लोगों ने काफी अध्ययन किया होगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत कम जगहों पर आप देखेंगे। मगध का जो सर्वप्रथम वर्णन है वह कहता है कि अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद। ठीक है, मगध के बारे में काफी कुछ आप लोग जानते होंगे। महाजनपद आप लोग सर काफी अच्छा से पढ़ाए हैं और उसमें हमको लगता है कि विशेष कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी थी, ये सब आप जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है वह बिंबिसार ने किया था। ठीक है, और मगध का जो प्रथम वंश है वह हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ये भी हर्यक वंश का ही था और यह बिंबिसार का पुत्र था। इसे कुनिक भी कहा जाता था क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है अजात, आरबीआई ने, इसको आप कर ले, आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये बिल्कुल करंट है, मई महीने का घटना है। एचडीएफसी पर 10 करोड़ रुपया का आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। जो नियामक जो होते हैं, इसके जो नियम होते हैं उसका पालन नहीं करने को लेकर के यह जुर्माना इस पर लगाया गया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल में किस जहाज को शामिल किया गया है? तो सजग, कौन सा जहाज है? सजग, 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 सजग जहाज को शामिल किया गया है। और सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल में ही निधन हो गया, उन्हें किस आंदोलन का अग्रणी माना जाता है? आप लोग जानते होंगे, चिपको आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चलाया गया आंदोलन था। जब भी कोई पेड़ काटने के लिए जाता था तो इनके जो अनुयायी थे उस पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे और उसे काटने के लिए नहीं देते थे। तो यह चिपके आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का महत्वपूर्ण आंदोलन था। चलिए, इसी के साथ आज का वर्कशॉप समाप्त करते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। फिर जितेंद्र सर आ गए हैं, आप लोग का हिस्ट्री का जो डेट है बढ़ा दिया गया है, अक्टूबर में होगा। तो उस दौरान अभी हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का टाइम है और इस 4 महीने में हम कुछ यूपीएससी को लेकर के हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह और अन्य सारी चीज़ों पर उसमें करेंगे। तो जो बच्चे यूपीएससी के लिए इच्छुक हैं वो इसको जरूर करेंगे। न होगा तो उसमें हम ये वीडियो बना करके डाल देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा जहाँ जो समझ में, और उसको देख लीजिएगा। जहाँ जो समझ में नहीं आएगा तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।